फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये टॉपिक हमारा चल रहा था जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम लोग पढ़ चुके हैं। साथ में हमने नंबर सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा जाना था। तो पहले हम लोग नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर हार्डवेयर के जितने भी पार्ट्स हैं यानी सीपीयू के जितने भी पार्ट्स हैं यानी कि जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उस्मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं CKC, दैट इज़ कंप्यूटर नॉलेज सेंटर वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर्स की एंड प्रोसेसिंग डिवाइस यानी कि CPU की। उससे पहले मैंने आपको बताया है कि मैं स्टार्टिंग की 3-4 वीडियोस में आपको थोड़ा सा डेसिमल नंबर जो है या नंबर सिस्टम का जो पार्ट है वो भी देती रहूँगी। तो आज की इस क्लास में हम बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस यानी कि CPU के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं उनका क्या यूज़ है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आप ओ लेवल कोर्स कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग से फॉलो करिए। आप आराम से इन वीडियोस के थ्रू ओ लेवल कर सकते हैं। मैंने इसमें सारी चीज़ें डीपली पढ़ा रही हूँ। मैं अभी स्टार्ट हुआ है, 3-4 वीडियोस हुई हैं, तो आप लोग भी फॉलो करिए। और अगर आप चाहते हैं आगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, तो चलिए हम देखते हैं आगे की वीडियोस, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, नंबर सिस्टम के बारे में मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि ये 4 तरह के नंबर सिस्टम हैं: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और इन चारों के बेस भी बताए थे कि डेसिमल का 10 होता है बेस, बाइनरी का 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है बेस, और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। क्यों होता है ये भी मैं बता चुकी हूँ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में, यानी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ओके, तो डेसिमल नंबर जैसे मैंने बताया 0 to 9, तो जितनी भी डिजिट्स होती हैं वो डेसिमल नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 का बेस जो है वो 10 है। इसका मतलब है कि ये डेसिमल नंबर है, और इसमें क्वेश्चन मार्क में 2 है बेस, यानी कि ये नंबर क्या चाहिए, हमें बाइनरी नंबर चाहिए। ओके, तो अब डेसिमल से बाइनरी में कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर आपको एक करके दिखाते हैं जिससे आपको पता चले कि किस तरह से हम निकालते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पर 5 लिख लेते हैं और इस 5 को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि 5 है इसलिए हमने यहाँ 2 लिखा है। नंबर कोई भी हो हमेशा हमें 2 ही लिखना है, यानी 2 से ही डिवाइड करना है। तो 2 2 ज़ा 4। ओके, तो कितने टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स गया। ओके, और लास्ट में बचा क्या, 1 रिमाइंडर बचा। अगर यूँ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका जो है वो 2 है और यहाँ पर ये आपका 5 लिखा हुआ है, और इस 5 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर ये माइनस करके आएगा 1 और ये आएगा 2। ठीक है, तो ये वाला जो 2 है ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो 1 है ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, फिर यहाँ पर फिर से इस 2 को डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, तो आंसर यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, और नीचे आ जाएगा 1 जब आ जाता है तो ये ख़त्म हो जाता है, और 0 जो है वो हमारा इसका रिमाइंडर है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है हमेशा आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा, 101। अब यहाँ पर तो सेम आंसर है, तो चाहे नीचे से ऊपर की तरफ हम काउंट करें या ऊपर से नीचे की तरफ काउंट करें, आंसर सेम ही आने वाला है। बट अगर हम कोई भी डिजिट कर रहे हैं वहाँ पर नंबर्स अलग हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि आंसर हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। 2 2 ज़ा 4,
रिमाइंडर 1, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0, और ये 1 जो नीचे बचा हुआ है ये भी काउंट होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 101। ओके, तो नेक्स्ट हम एक दो नंबर्स और करके देख लेते हैं। 6 है हमारा, 6 को हमें निकालना है, तो ये है 2 से डिवाइड किया तो 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर है 0, पूरा कट गया ये इसलिए 0 बचा है। फिर 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर बचा 1 यहाँ पर, तो ये 1 यहाँ आ गया है, और उसके बाद ये 1 नीचे बचा हुआ है। तो अब ये क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ होगा तो 1 1 0, और अगर आप ऊपर से नीचे कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 1 1, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा 1 1 0 आंसर होगा आपका। ओके, नेक्स्ट हमने 9 डिजिट ली है, नंबर 9। अब इस 9 को ऐसे सॉल्व करेंगे हम। 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 1, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0। तो इसका आंसर भी नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, तो 1 0 0 1। ओके, नेक्स्ट हमने 11 नंबर लिया है। 11 नंबर को हम सॉल्व करेंगे, तो 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 1, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1, और 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0। ओके, आंसर नीचे से ऊपर की तरफ, तो 1 0 1 1। ओके, आंसर देखते रहिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एक दो हम लंबे नंबर ले लेते हैं, क्योंकि ये पेपर में जब भी आते हैं तो बड़े नंबर्स आते हैं। ओके, जैसे कि 200 300 इस तरह के डिजिट्स में आते हैं, तो आप उनको भी सॉल्व करिएगा, बट मैं यहाँ पे थोड़े से आपको करा दे रही हूँ। से 2 19 से करेंगे तो 2 9 ज़ा 18, रिमाइंडर 1, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 1, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0। तो आंसर क्या आएगा 1 0 0 1 1। तो ये हमारा आ गया है। नेक्स्ट हमने लिया है 30, तो 2 से करेंगे। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर बचा है 14, तो 2 7 ज़ा 14। अब यहाँ पर पूरा कट गया इसलिए ये 0 आ गया। अब हम 17 में पढ़ेंगे टेबल 2 का। 2 8 ज़ा 16, रिमाइंडर 1, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 0, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0। तो आंसर नीचे से ऊपर की तरफ आया, तो क्या हो गया 1 0 0 0 1 0, यानी 1 0 0 1 0। ओके, तो इस तरह से ही हमें आंसर लिखने होंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन। ओके, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर 101 लिया है। अब आपको पता है कि अभी हमने 5 को सॉल्व किया था, तो 5 का बाइनरी जो था वो 101 आया था, यानी कि अब अगर 101 का डेसिमल 5 आता है तो हमारा आंसर करेक्ट होगा, और अगर 5 नहीं आता है तो हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है। ओके, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम थोड़ा दूर दूर जो है ये नंबर्स लिख लेते हैं 101। ओके, और सबके नीचे 2 लिखते हैं, सबके नीचे 2 रहेगा। फिर इसकी पावर लगाते हैं 2 में। पहले पावर होती है 2 नॉट, दूसरी होती है 2 की पावर 1, और तीसरी होती है 2 की पावर 2। ओके, तो इसको सॉल्व ऐसे करना है कि जब 2 की पावर नॉट होती है तो ऊपर वाला लिख दिया जाता है, इसको कुछ भी काउंट नहीं किया जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है। फिर यहाँ पर है 2 की पावर 1, तो ये होगा 2, और 2 को 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर होता है 0 इंटू 2 की पावर 1, और इसको करते हैं हम प्लस, इस तरह से। तो जब हम 2 की पावर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर है 1 इंटू 2 की पावर 2, और ये हो जाएगा आपका 4, यानी 4 1 ज़ा 4, और ये भी हमारा प्लस है, तो ये तो 4 हो गया, और ये 0 हो गया, और ये हमारा लास्ट वाला जो है ये 1 है। तो ये क्या हो गया, टोटल कितना आया 5। तो इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर आंसर जो है वो करेक्ट है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 101, 2 की पावर नॉट, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ 2 की पावर नॉट से करते हैं तो 2 की पावर नॉट का कोई मतलब नहीं होता, वो 1 ही रह जाता है। और 0 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आंसर आएगा, और उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। इसी तरह 2 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 4 1 ज़ा 4। ओके, अगर यहाँ पर 0 होता तो वो 0 यहाँ आ जाता तो ये 0 रहता, और यहाँ पे 1 है तो 1 रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि पावर नॉट के साथ जो भी डिजिट होगी वो डिजिट लिखी जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इसको ऐड करने पर 5 आ गया है। ओके, तो यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है। यानी कि अभी मैंने आपको जितने भी नंबर्स डेसिमल टू बाइनरी में सॉल्व करवाए हैं वही आपको बाइनरी टू डेसिमल में सॉल्व करने हैं, जिससे आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, इसको सॉल्व करने का एक और भी तरीका है जो थोड़ा इजी लगेगा आपको, वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर 101 लिखा है, तो इस 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 की पावर नॉट से, और ये हमारा आंसर आता है 1। ओके, इसी तरह से इस 0 को हम सॉल्व कर रहे हैं 2 की पावर 1 से, और इसका आंसर आएगा 0। और यहाँ पर ये नंबर जो है वो आता है 1 इंटू 2 की पावर 2, और इसका आंसर आएगा 4। तो अब इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 5। ओके, तो इस तरह से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम इसको ऐसे भी देख लेते हैं, ठीक है। मैंने उस तरह से लिख के इसलिए बताया कि अगर एक साथ लिखा हुआ मिलेगा तो शायद कुछ कन्फ्यूज़न हो, तो आपको एक एक देख लीजिए आप। आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा। हम एक और भी नंबर देख लेते हैं, 6 का जो था, इसमें यहाँ पर देखिए 0 है, तो 2 की पावर नॉट के साथ 0 होगा तो आंसर 0 होगा। 2 की पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये 2 आएगा, और यहाँ 2 की पावर 2 है तो हो जाएगा 4, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो 2 4 हो गया 6, तो ये इसका आंसर आ गया है 6। ओके, इस तरह से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऐसे आपका आंसर तब भी 6 आएगा। ओके, जो इजी तरीका लगता है उससे सॉल्व करिए, और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स को सॉल्व कर लीजिए। इसके आगे मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी जिसमें आपको बाइनरी नंबर्स ईजिली निकालना आ जाएगा, बट सॉल्व करना भी आना चाहिए। इसलिए पहले आप सॉल्व करना सीख लीजिए और फिर हम आगे की बात करेंगे। ओके, वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। इस क्लास में हमने हार्डवेयर हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देख लीजिए थे, जिसमें से अब हमें जो करना है वो प्रोसेस डिवाइस यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में मालूम करना है, उसके बारे में जानना है। तो चलिए हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं कि प्रोसेस में क्या क्या आता है। तो प्रोसेस में मदरबोर्ड है हमारा पहला, फिर है प्रोसेसर, फिर है प्रोसेसिंग फैन, रैम, हार्ड डिस्क, SMPS, CMOS एंड CD ड्राइव या फिर DVD राइटर। ओके, तो ये सारे पार्ट्स जो हैं या ये सारे डिवाइसेस जो हैं वो एक डिवाइस के अंदर होते हैं, विच इज़ CPU। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस तरह से आपने देखा होगा, बट ये एक्चुअल में नहीं कुछ है, इसके अंदर सब कुछ होता है जो कि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ओके, तो ये आप यहाँ पर कैबिनेट में देख रहे हैं, ये आपका USB है। अगर आपको पेन ड्राइव या माउस कीबोर्ड आगे से लगाना है तो उसके लिए ये USB दी होती है, और ये आपके ऑन ऑफ का बटन होता है, तो ये और ये आपका रीस्टार्ट का बटन है। ओके, तो इसके आगे हम चलते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये CPU का मेन पार्ट है, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। ये इस तरह का एक बोर्ड है, कई जगह पर ये चीज़ ब्लैक की जगह ग्रीन होती है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में CPU के अंदर बाकी के जितने भी पार्ट्स हमने आपको बताए हैं वो सब इस मदरबोर्ड से किसी ना किसी तरह अटैच होते हैं। ओके,
जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है स्पेस, यहाँ पर हम लगाते हैं प्रोसेसर, ओके, और उस प्रोसेसर के जस्ट ऊपर लगता है प्रोसेसिंग फैन। उसके बाद ये जो पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं इन पर लगाते हैं हम रैम। एक साथ 2 रैम लगाई जाती हैं या फिर एक भी लगा सकते हैं, उसके बारे में अभी आपको बताते हैं। उसके अलावा ये सारे जो हैं इनमें वायर्स लगते हैं जो हार्ड डिस्क केबल होती हैं या फिर सीडी ड्राइव या फिर डीवीडी राइटर की जो केबल्स होती हैं वो यहाँ पर लगती हैं। इसे बोलते हैं साटा केबल पोर्ट, ओके। पहले पाटा आते थे, अब साटा आते हैं। उसके बाद ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ है यहाँ पर हम लगाते हैं माउस और कीबोर्ड की यूएसबी। जैसे कि हमने अभी आपको दिखाया था कि जो कैबिनेट है उसके आगे की तरफ भी है, तो आगे से भी लगा सकते हैं और पीछे से भी हम लगा सकते हैं, ओके। उसके अलावा जो हमारे पास और भी चीज़ें होती हैं, अगर नेट का स्विच लगाना हो, इंटरनेट के लिए जो ब्रॉडबैंड का कनेक्टर होता है वो भी यहीं पर इन्हीं में लगाया जाता है, ओके। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये कहलाता है सीमॉस और ये इस जगह पर फिट किया जाता है, ओके। यहाँ पर ये इस तरह की जो पिंस ऐसी आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें जो आगे कैबिनेट में यूएसबी थी, कैबिनेट में जो मैंने आपको यूएसबी दिखाई या फिर उसके पास में स्पीकर भी थे या फिर रीस्टार्ट और स्टार्ट के बटन्स थे, उन सब के वायर इन पिंस में कनेक्ट किए जाते हैं, ओके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं वो इससे जुड़े हुए होते हैं। ये जो है यहाँ पर एसएमपीएस का वायर लगाया जाता है, ठीक है। तो बाकी आई होप मैंने ज़्यादातर चीज़ें आपको बता दी हैं जो आपके काम की हैं। इनको डायोड बोलते हैं। इनमें से ये आपका यहाँ पर रीस्टार्ट की पिंस लगती हैं, ओके। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर को हम माइक्रो सीपीयू भी बोलते हैं और ये मैंने बताया आपको किस जगह पे लगता है। एक्चुअल में जो सीपीयू का मेन पार्ट्स होते हैं वो 2 हैं, वो है मदरबोर्ड और प्रोसेसर। ये दोनों काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं और इन दोनों पर डिपेंड करता है कि आपका सीपीयू कौन सा है। कौन सा है मतलब वो आपका डुअल कोर है, कोर 2 ड्यू है या किसी ओल्ड जनरेशन का है, वो इसी से पता चलता है। ये जो आपको यहाँ पर डॉट्स ऐसे दिख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा महीन सी पिंस होती हैं जो कि नॉर्मली देखने पर नहीं दिखाई देंगी। जब आप छुएंगे तो आपको पता चलेगी कि ये पिंस है। और इसी तरह के छेद या होल्स उस जगह होते हैं जहाँ पर इसे लगाना होता है, तो वहाँ पर इसको स्पेशली अच्छे से फिट किया जाता है। ये ऊपर का इसका पार्ट है और ये नीचे का है, ओके। वैसे इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अब पिनलेस प्रोसेसर भी आने लगे हैं, बट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है वो। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग फ़ैन। प्रोसेसिंग फ़ैन जैसे मैंने बताया था कि प्रोसेसर के जस्ट ऊपर लगाया जाता है। अगर ये प्रोसेसिंग फ़ैन ना लगाया जाए तो प्रोसेसर में बहुत ज़्यादा हीट होती है। प्रोसेसर अगर कभी आप चलने के बाद छू कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपका हाथ जल गया, बहुत ज़्यादा तेज़ हीट होती है। तो उस हीट को कम करने के लिए ये प्रोसेसिंग फ़ैन इसके ऊपर लगाया जाता है जिससे इसकी हीट को बाहर निकाला जा सके। अगर हम प्रोसेसिंग फ़ैन के बिना सीपीयू ऑन कर देंगे और वो चलेगा तो हो सकता है थोड़ी देर में, आधे घंटे 1 घंटे में वो जल जाए, ठीक है। तो प्रोसेसर जल जाएगा तो बोर्ड भी जल जाएगा क्योंकि पिंस बोर्ड के अंदर होती हैं। प्रोसेसर से कनेक्ट करने के लिए वायर होता है जो कि वहाँ पर लगाया जाता है बोर्ड में। नेक्स्ट है हमारा रैम। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हमारे कंप्यूटर की स्पीड को मेंटेन करती है, ओके। तो कंप्यूटर की स्पीड को मेंटेन करने के लिए रैम होती है। इसमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक कट लगा हुआ है और इसी तरह का एक उभरा हुआ प्लास्टिक का, जहाँ पे मैंने बताया था कि रैम लगती है वहाँ पर होता है, तो उस जगह इसको फिट किया जाता है। उसके अलावा इसके पास में वाइट कलर के अटैचमेंट्स होते हैं, उनको यहाँ पर इस जगह पर अटैच करके फिट किया जाता है, ओके। तो ये होती है आपकी रैम। रैम आपके सीपीयू में 1 या 2 लगाई जा सकती हैं। कंपल्सरी नहीं है कि 1 ही लगाना है या 2 ही लगाना है, 2 भी लगा सकते हैं और 1 भी लगा सकते हैं।
बट अगर हमारे पास 2 रैम लगी हुई हैं तो वो दोनों रैम्स 2 अलग कैपेसिटी की भी हो सकती हैं, यानी एक 1 GB की, एक 2 GB की है, या एक 512 MB है, एक 1 GB है। इस तरह से कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं, लेकिन वो दोनों करेक्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी दोनों जो CPU है वो काम नहीं करेगा, उस बिल्कुल भी ऑन नहीं होगा या डिस्प्ले नहीं आएगा उसका। और अगर आपने वो ख़राब वाली रैम निकाल दी, हटा दी, तो आपका डिस्प्ले वापस से आने लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको ध्यान रखना है कि ख़राब नहीं, सही लगाएंगे तो हमारा CPU चलेगा, चाहे वो 1 GB का हो, चाहे 512 MB का हो। बट अगर ख़राब लगी होगी तो उसमें कुछ भी नहीं चलेगा। ओके, आपको पता है आपकी बॉडी का एक पार्ट भी इसी तरह से काम करता है। किडनी होती है, 2 होती हैं, एक फेल हो जाए तो हमारा इंसान बीमार हो जाता है, लेकिन अगर वो फेल जो होती है, ख़राब होती है, उसको निकाल के बाहर रख दिया जाए तो इंसान ठीक हो जाता है। ओके, तो ये है हमारी रैम। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है। बिना हार्ड डिस्क के हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा यूज़ नहीं कर सकते, और हार्ड डिस्क के बिना हमारा डिस्प्ले भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके बिना, स्टोरेज के बिना उसमें विंडोज़ इंस्टॉल नहीं होगी। तो हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम जो मैंने बताया था कि साटा पाटा, पहले पाटा आते थे बोर्ड, अब साटा आने लगे हैं, तो उनको कन्वर्ट करने के लिए, उनको चेंज करने के लिए इस तरह के केबल्स भी होते हैं। तो ये वाले जो वायर्स है ये आपके साटा हैं, और जो SMPS में होंगे वो पाटा होंगे, तो उनको हम साटा पाटा से समझ सकते हैं। और फिर अगर हमें चेंज करना हो या हार्ड डिस्क हमारी कुछ अलग है और बोर्ड अलग है, तो हम इसके बीच में कनेक्टर भी लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यानी कि वो हार्ड डिस्क जो CPU के अंदर होती है, वो और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, यानी कि वो हार्ड डिस्क जो किसी भी CPU पे हम लगा सकते हैं। एक बार लगाई, जैसे कि हम USB या पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं, उस तरह से हम इसको लगा भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल होती है, किसी भी CPU में किसी भी टाइम लगा सकते हैं, और अगर हमें डेटा लेकर जाना है तो हम इसमें लेके भी जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा SMPS। SMPS का फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई, और ये होती है हमारी पावर सप्लाई। पावर सप्लाई जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इसी पावर सप्लाई के थ्रू CPU के अंदर जाती है या मदरबोर्ड में जाती है, और मदरबोर्ड से क्योंकि बाकी के सारे पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं तो उन पार्ट्स को भी मिल जाती है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, इन सबको जो भी लाइट या इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो इसी पावर सप्लाई से मिलती है। इस पावर सप्लाई के अंदर ध्यान से देखिएगा, ये देखिए एक फ़ैन भी लगा हुआ है। ये फ़ैन जो है वो CPU के अंदर की हीट को बाहर निकालता है। उसके अलावा ये सारे इसके केबल्स हैं, तो इसका एक वायर जो है बोर्ड में लगता है, एक हार्ड डिस्क में लगता है, और एक DVD राइटर या फिर CD ड्राइव में भी लगाया जाता है। उसके अलावा ये जो पोर्ट है, यहाँ पर मेन केबल लगता है, जो मेन स्विच या इलेक्ट्रिसिटी वायर होता है वो यहाँ पर लगाया जाता है। जब हम देखते हैं CPU में पीछे से लोग स्विच लगा रहे हैं, तो एक्चुअल में CPU में नहीं बल्कि SMPS में ही लगा रहे होते हैं, बट क्योंकि ये SMPS जो है वो CPU के अंदर होता है, तो वो उसके अंदर पीछे से लगाया जाता है। ओके, अगर हमारा साटा पाटा केबल वाला कोई भी प्रॉब्लम है तो हम इस तरह के कनेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा पाटा का होता है और ये साटा का होता है। अगर हम इस SMPS में कोई प्रॉब्लम आती से खोलते हैं तो ये इस तरह का हमें दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट है CMOS। CMOS जो है वो आपकी रिस्ट वॉच का जो सेल होता है सेम उसकी तरह दिखाई देता है, सिर्फ साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है उससे, और इसका काम मेमोरी को रोटेट रखना है। अगर ये ख़राब हो जाए या ना हो तो आपका CPU जो है वो स्टार्ट होकर ऑन होकर फिर ऑफ हो जाएगा।
यानी विंडोज़ भी आ जाएगी और उसके बाद फिर से ऑफ हो जाएगा, फिर आप स्टार्ट करेंगे फिर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम बनी रहेगी जब तक आपका ये ठीक ना कर दिया जाए या चेंज ना कर दिया जाए। ओके, नेक्स्ट है हमारा CD ड्राइव या फिर DVD राइटर। ओके, CD ड्राइव और DVD राइटर को समझने से पहले हम समझ लेते हैं CD क्या होती है। CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क एंड DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। CD और DVD में डिफरेंस क्या होता है? नॉर्मली देखने में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, जो भी डिफरेंस है वो स्पेस का डिफरेंस है। आपको MB GB के बारे में मालूम होगा, मैंने लास्ट वीडियो में उसमें बताया है, अगर नहीं मालूम है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो CD में स्पेस होता है 700 MB का, और जबकि हमें पता है 1 GB के लिए 1024 MB चाहिए होते हैं, और जो DVD होती है उसका स्पेस होता है 4.7 GB का। ओके, यानी कि CD जो है वो उसका जो स्पेस है वो 1 GB से भी कम है, और इसका स्पेस जो है DVD का वो 5 GB के पास में है, थोड़ा सा कम है। ओके, तो हम लोग जानते हैं, शायद आपको ध्यान होगा, नहीं होगा तो अपने बड़े भाई बहनों से पूछिएगा कि जब CD में मूवी आती थी, सीरीज़ में, तो 2 CD में एक मूवी आती थी। बट अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग मार्केट से एक DVD ले आते हैं और उसमें 4-5 मूवीज़ हमें मिल जाती हैं। ओके, तो उसकी वजह यही है क्योंकि इसमें स्पेस का डिफरेंस है। ये तो 4.7 GB की DVD है, उसके अलावा और बड़े स्पेस की भी अब DVDs आने लगी हैं। तो इन DVDs को चलाने के लिए ही CD ड्राइव की ज़रूरत होती थी। एक्चुअली कहें तो CD को चलाने के लिए CD ड्राइव की ज़रूरत होती थी। CD ड्राइव हमारे इस तरह से दिखाई देते हैं, ये ऑन ऑफ के बटन हैं। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो ट्रॉली है, इसे ट्रॉली बोलते हैं, ये ट्रॉली बाहर आ जाती है कुछ इस तरह से, और इसके अंदर हम CD लगाते हैं और उसके बाद इसी बटन को फिर प्रेस कर देते हैं तो ये अंदर हो जाती है। उसके बाद हम इसे प्ले कर सकते हैं, ये CD आपकी प्ले हो जाएगी। तो ये CD ड्राइव हैं जो कि पहले आती थी। अब क्या आती हैं? अब आती है DVD राइटर। DVD राइटर क्यों होता है? देखने में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है DVD राइटर में, बस डिफरेंस ये है कि CD ड्राइव में हम सिर्फ CD लगा सकते हैं, यानी CD लगा के प्ले कर सकते हैं, उसके डेटा को देख सकते हैं और कॉपी करके CPU में रख भी सकते हैं। बट DVD राइटर में हम CD और DVD दोनों को ही प्ले कर सकते हैं, दोनों के डेटा को कॉपी कर सकते हैं और साथ साथ राइट भी कर सकते हैं। राइट करने का क्या मीन्स होता है? यानी कि हम बाज़ार से, मार्केट से ब्लैंक DVD अगर ले आते हैं और उसमें डेटा डालकर उसे रखना चाहते हैं तो वो काम हम DVD राइटर के थ्रू कर सकते हैं, बट CD ड्राइव के थ्रू नहीं कर सकते हैं। ओके, इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, CD रोम भी आती है, DVD रोम भी आती है। DVD रोम और DVD राइटर में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पर आप CD तो क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि ब्लैंक CD लाकर उसमें डेटा डालकर आप CD बना सकते हैं और भी बाकी सारे काम कर सकते हैं, यानी कि CD को प्ले करना, DVD को प्ले करना, वो सब कर सकते हैं, बट DVD राइट नहीं कर सकते, यानी कि ब्लैंक DVD में डेटा नहीं डाल सकते। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा अब एक एक्सटर्नल DVD राइटर आने लगा है। एक्सटर्नल DVD राइटर जैसे कि हार्ड डिस्क एक्सटर्नल होती है, उसी तरह एक्सटर्नल DVD राइटर भी होता है। इसमें भी इस स्विच पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये ट्रॉली बाहर आती है और इस पर हम CD या DVD लगा सकते हैं और इस वायर को हम लैपटॉप या अपने CPU में कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ लैपटॉप में नहीं काम करेगी, किसी भी CPU में काम कर सकती है। ओके, तो इसका यूज़ अब ज़्यादा होने लगा है, लोग CPU में लगाने के बजाय एक्सटर्नल ख़रीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये हमारा CPU है, मैंने ये पिक्चर इसलिए ली कि आपको CPU के साथ दिखा सकूं। ये देखिए CPU की कैबिनेट है, ये CPU के अंदर यहाँ पर ये आपका SMPS है और ये आपका जो है ये इस तरफ से लगा है, ये राइटर है और ये आपकी हार्ड डिस्क लगी हुई है। ये आपका प्रोसेसर है। इस
प्रोसेसिंग फ़ैन है, इसके नीचे आपका प्रोसेसर होगा और यहाँ पर आपके रैम लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स बोर्ड में लगाकर अटैच करके उसके बाद ये ऊपर से कवर ढक दिया जाता है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर मैंने इसके कुछ फुल फॉर्म्स हैं एक साथ लिख दिए हैं, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ये फुल फॉर्म्स आपको मालूम होने चाहिए, तो आप इन फुल फॉर्म्स को उसी जगह पर लिख लीजिएगा। तो हमने जो है हार्डवेयर कंप्लीट कर लिया है। अब हम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो सॉफ्टवेयर जैसे मैंने बताया था कि जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं। जैसे कि आप इस टाइम पर जो भी स्क्रीन देख रहे हैं वो सब सॉफ्टवेयर की वजह से ही आप पॉसिबल है। तो उन सॉफ्टवेयर के 3 तरह के हैं टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जब हमें किसी भी तरह से कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ये सारे पार्ट्स होते हैं, उन सारे पार्ट्स को अगर एक जगह रखकर कनेक्ट कर दिया जाए तो उसे कहते हैं सीपीयू को असेंबल करना, ठीक है। सीपीयू असेंबल करने के बाद अगर आप कंप्यूटर में कुछ भी चलाना चाहते हैं तो वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, ओके। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा सीपीयू काम नहीं करेगा। जैसे हम कह सकते हैं कि बिना इंक के जो पेन है या बिना रिफिल के जो पेन है वो बेकार होता है, या फिर गाड़ी जो है वो बिना पेट्रोल के बेकार होती है। उसी तरह से जो कंप्यूटर है वो बिना सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर के चलाई नहीं जा सकती। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर के 2 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, एक है विंडोज़ और दूसरा है डॉस, ओके। तो विंडोज़ और डॉस की अगर हम बात करें तो डॉस पहले ज़्यादा यूज़ होता था, अब भी यूज़ होता है थोड़ा बहुत, बट मोस्टली लोग उस पर काम करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो थोड़ा लंबा लेंथी प्रोसेस होता है। उसमें जो भी काम करना है उसके लिए एक पर्टिकुलर कमांड होती है जिसे हमें एज इट इज़ लिखना होता है। अगर उस कमांड में एक भी स्पेलिंग या एक भी लाइन हमने गलत लिख दी है या स्पेस एक्स्ट्रा दे दिया है तो वहाँ पर वो लिखकर आ जाता है बैड कमांड, काम नहीं होता है। इसके अगेंस्ट में अगर हम विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ में पिक्चर्स होते हैं, बटन्स होते हैं और जिन पर क्लिक करके हमें बहुत कुछ खुद ही समझ में आ जाता है कि किससे क्या करना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं आजकल मोबाइल्स जो है वो विंडोज़ बेस्ड होते हैं और बहुत से लोगों को जिनको कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं आता है वो भी काफ़ी कुछ मोबाइल में कर लेते हैं। तो उस तरह से हम समझ सकते हैं कि विंडोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है कंपेयर टू डॉस, ओके। तो विंडोज़ को हम कहते हैं GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जबकि डॉस को हम बोलते हैं CUI यानी कि कमांड यूज़र इंटरफेस या फिर कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, ओके। हम लोग डॉस भी पढ़ेंगे क्योंकि डॉस से भी कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है विंडोज़, टाइप ऑफ विंडोज़। तो विंडोज़ बहुत सारे टाइप्स की थी, पहले सन के अकॉर्डिंग आती थी, जैसे विंडोज़ 95, विंडोज़ 2000, फिर विंडोज़ XP आई, विंडोज़ विस्टा आई, विंडोज़ 7, 8 और अब 10 और उसके अलावा भी बहुत सारी विंडोज़ आने लगी। इन विंडोज़ में डिफरेंस क्या होता है? विंडोज़ में कोई ख़ास स्पेशल डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ लुक वाइज डिफरेंस होता है, यानी कि जो एनवायरनमेंट आपको दिखाई देता है वो सारी विंडोज़ में अलग होगा। दूसरी चीज़ कंप्यूटर की स्पीड का, प्रोसेसिंग स्पीड का डिफरेंस होता है। कुछ किसी में पहले वाले जो हैं उनमें स्लो होती है, जबकि अब जो हैं नए उनमें फास्ट होती है, ओके। तो और कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता है। जैसे कि आप मोबाइल जो है वो अलग अलग तरह के लेते हैं, जिसमें प्रोसेसर और रैम ज़्यादा होती है उसमें वो ले लेंगे, या फिर कोई और पुराना ले लेंगे जिसमें प्रोसेसर और रैम कम हो। तो जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा वही नॉर्मली डिफरेंस विंडोज़ में होता है, ओके। विंडोज़ कोई भी हो, उस विंडोज़ के साथ
हमें कुछ प्रोग्राम्स या कुछ चीज़ें मिलती हैं जिसे हम कहते हैं यूटिलिटी ऑफ विंडोज़ या यूटिलिटी ऑफ प्रोग्राम्स। ओके, वैसे तो जब हम विंडोज़ इंस्टॉल कर लेते हैं उस टाइम पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ मेन होते हैं जिन्हें यूटिलिटी ऑफ विंडोज़ बोलते हैं, जिसमें से है नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, कैरेक्टर मैप, कैलकुलेटर। ओके, तो इन सब के बारे में हम एक एक करके जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा कि किससे क्या होता है। सबसे पहले नोटपैड की आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। बिना स्पेस के अगर आप स्टार्ट में जाकर नोटपैड इसी तरह से टाइप कर देंगे तो आपका नोटपैड का लोगो दिखाई देगा और उस पर एंटर करके आप ओपन कर सकते हैं तो आपको ये स्क्रीन दिखाई दे जाएगी। इसमें हम ये हमारा टाइटल बार होता है, ये मेन्यू बार होता है और यहाँ पर ये टेक्स्ट एरिया होता है, यहाँ हम टाइप करते हैं। तो नॉर्मली हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, लेटर एक पेज का लिखना हो तो वो हम इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्डपैड भी थोड़ा लगभग इसी तरह से दिखाई देता है, बट कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन आते हैं जिसमें हम थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। यानी कि फॉर्मेटिंग का मतलब होता है टेक्स्ट को कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इस तरह की चीज़ें करना। नेक्स्ट है हमारा पेंट को नॉर्मली लोग समझते हैं कि बच्चों के काम की चीज़ है, बट ये बहुत ज़्यादा काम की होती है क्योंकि पेंट पर बनाई गई फाइल्स हम कहीं भी ओपन कर सकते हैं। मतलब हम उसे वर्ड पर भी ओपन कर सकते हैं, फोटोशॉप पर भी ओपन कर सकते हैं और कोरल पे भी ओपन कर सकते हैं, जबकि किसी और सॉफ्टवेयर में बनी हुई फाइल को हम डायरेक्टली किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे ओपन नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर हम नोटपैड और वर्डपैड में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। काफ़ी डिफरेंस होता है। नोटपैड में जो है वो हम टेक्स्ट को कलर नहीं कर सकते, यानी जो कुछ हम लिख रहे हैं उसका कलर नोटपैड में नहीं कर सकते। दूसरा, सेलेक्टेड टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, यानी कि हमारा ये सब जो लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने 3 कलर दे रखे हैं, अगर एक वर्ड को सेलेक्ट करके उसका पर्टिकुलर कलर चेंज करेंगे हम तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं आ सकती। कलर तो पहली चीज़ तो है, कलर आएगा ही नहीं, तो फॉर्मेटिंग क्या होगी? फॉर्मेटिंग ये होगी कि साइज़ को बड़ा कर सकते हैं या बोल्ड, इटैलिक कर सकते हैं, वो चीज़ हम कर सकते हैं, बट सेलेक्टेड टेक्स्ट की नहीं कर सकते। जब भी हम चेंज करेंगे तो उस पेज पे जितना लिखा होगा उन सब का स्टाइल या जो भी चेंज कर रहे हैं वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टर मैप के सिंबल्स होते हैं। अभी मैं कैरेक्टर मैप के बारे में आपको बताने वाली हूँ। कैरेक्टर मैप के कुछ सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स को हम नोटपैड में नहीं ला सकते हैं पेस्ट करके, जबकि वर्डपैड में हम ला सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसका जो फाइल नेम होता है नोटपैड का वो होता है टेक्स्ट फाइल। इसकी फाइल को हम टेक्स्ट फाइल कहते हैं और इसका एक्सटेंशन नेम जो होता है वो होता है .txt। ओके, उसके अलावा नोटपैड का जो मेन काम है वो ये है कि नोटपैड पर हम वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। वेब डिज़ाइनिंग जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये आपका सेकंड पेपर भी है, तो मैं इसके बारे में आपको सेकंड पेपर में इंफॉर्मेशन दूंगी। जिन लोगों ने फर्स्ट पेपर दिया है, सिर्फ सेकंड नहीं भी दिया है, वो भी उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जो फर्स्ट वीडियो होगी। ओके, उसमें मैं वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है उसके बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट है वर्डपैड में क्या होता है? वर्डपैड में हम टेक्स्ट कलर कर सकते हैं, सेलेक्टेड टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं और जो कैरेक्टर मैप के सिंबल्स हैं वो भी यहाँ आ सकते हैं। और इसकी फाइल को रिच टेक्स्ट फाइल कहते हैं, जबकि इसका एक्सटेंशन नेम .rtf है। और जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि वेब डिज़ाइनिंग जो है वो वर्डपैड पर नहीं की जा सकती है। ओके, वेब डिज़ाइनिंग सिर्फ नोटपैड पर ही की जा सकती है, जैसे HTML, DHTML, जावास्क्रिप्ट, VBScript, इन सब की जो भी कोडिंग होती है वो हम नोटपैड पर कर सकते हैं, जबकि वर्डपैड पर नहीं कर सकते। कैरेक्टर मैप में कुछ सिंबल्स होते हैं। अगर आप इसके स्टार्टिंग के 4 लेटर्स जो हैं वो आप स्टार्ट बटन में जाके लिखेंगे तो ये कैरेक्टर मैप आपको दिखाई देने लगेगा। और उसके बाद इस जगह पर आपको वेबडिंग्स लिखना है। वेबडिंग्स की स्पेलिंग देख ली, अदरवाइज WEB लिखकर जब एंटर करेंगे आप तो भी आपको ये वेबडिंग्स के ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे।
यहाँ पर ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप सिंपली कीबोर्ड से टाइप करके नहीं ला सकते। अगर आपको इन सब की, जैसे ये मोबाइल का सिंबल है, इस तरह की चीज़ें, या फिर इस एयरफोन का सिंबल है, इस तरह की चीज़ें आपको चाहिए तो आप इन पर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए और फिर जहाँ पे भी आप चाहते हैं पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि वर्ड में या वर्डपैड में, बट नोटपैड में ये पेस्ट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के भी स्टार्टिंग के 4 लेटर्स आप स्टार्ट बटन पे टाइप करिएगा तो आपका ये कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। सिंपली जैसे हम मोबाइल्स वगैरह में कैलकुलेशंस करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने देखा इतनी सारी विंडोज़ की यूटिलिटी हैं या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन इनके अलावा अगर हमें किसी और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जैसे हमें अकाउंटिंग करना है तो हमें टैली सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, सेल्स रिपोर्ट या सैलरी रिपोर्ट बनानी है, तो उस तरह के काम के लिए हमें एक्सेल चाहिए, जिसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चाहिए होगा। इसी तरह से अगर हमें कोई पिक्चर एडिटिंग करनी है तो हमें फ़ोटोशॉप वगैरह सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए स्पेशली इंस्टॉल किए जाते हैं सीपीयू में, तो वो हमारे कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो वो सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए या किसी ख़ास मकसद के लिए हम लोग कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं या उनकी ज़रूरत हमें होती है, वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। लास्ट है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की यूटिलिटी को बनाए रखते हैं, यानी कि कंप्यूटर जैसा है वो एज इट इज़ रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, उसकी स्पीड कम ना हो, तो वो सारे हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। जैसे कि जो एंटीवायरस होता है, वायरस से प्रोटेक्ट के लिए, वो भी हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ओके, आई होप आपको इस तरह से सॉफ्टवेयर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपनी कॉपी पे या फिर कहीं पर एक बड़ा सा चार्ट बनाइएगा और उसमें इस तरह से ये चार्ट बनाकर रखिएगा। इसको अगर आप रोज़ एक बार देखते रहेंगे तो आपको ये चार्ट बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और आपको अभी नहीं पता चलेगा इसकी इम्पोर्टेंस। कभी भी अगर आपको कुछ भी आप पढ़कर ना गए हों और आपको सिर्फ ये चार्ट याद हो और हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग बना लीजिएगा। चार्ट में अगर नहीं बना पा रहे हैं, नहीं टाइम है, तो कम से कम कॉपी में तो ज़रूर बनाइएगा। कॉपी के एक रजिस्टर में, पेज में इसको बना कर रखिएगा। और बाकी वीडियोस आपने देखी, कैसी लगी आपको कमेंट कर ज़रूर बताइए। और आगे आप कुछ और स्पेशल चाहते हैं, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके।